A very fresh good morning to all of you. This is your business class, and in this we are doing chapter number, which chapter we are doing? Chapter number 9, and chapter name is financial management. In this we are doing decisions. Okay, 3 डिसीजन कंपनी ने लेने होते हैं. IFD, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. 2 of the decision we have done, which are investment decision and financing decision in our previous lecture. Today we are going to do dividend decision. So let's start our today's class. Today is 25 date, first month 2020. Which day? Monday. Chapter number 9, financial management. Financial management. Financial management. Financial management हमने डिसीजन बताया IFD. Investment decision we have done. Financing decision also we have done. Today we are going to do dividend decision. Now you should know the meaning of dividend decision. अब dividend decision का मतलब क्या होता है? देखो, dividend decision means फाइनेंस मैनेजर को डिविडेंड डिसीजन में ये देखना होता है कि कितना फाइनेंस मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट करे, कितना वो डिस्ट्रीब्यूट करे और कितना वो सेव करे. ठीक है, किस चीज का? सरप्लस फंड का. क्या होता है डिविडेंड डिसीजन में? सरप्लस फंड, जो फंड बच जाते हैं उसको बोलते हैं सरप्लस फंड. सरप्लस फंड का कितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करे, ये डिसीजन क्या कहता है वो मैं आपको बता रही. ठीक है, कि सरप्लस फंड का कितना हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करे और कितना सेव करे. सेव करेगा मतलब रिटेन अर्निंग करते रहे, अर्निंग रिटेन करे. कितना सेव करे या वर्ड बोल सकते रिटेन करे. कितना डिस्ट्रीब्यूट करे और कितना सेव करे या कितना रिटेन करे. देखो, कंपनी को रिटेन करना भी जरूरी है. कंपनी को रिटेन करना तो जरूरी है. क्यों जरूरी है? कि अगर फ्यूचर में कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम आए या इशू आए या पैसे की नीड हो, इमरजेंसी हो, तो वो रिटेन अर्निंग से ले ले. ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हमें शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. पैसा में शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. कितना डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना सेव करें. सेव करना भी जरूरी है ना. ये है डिविडेंड डिसीजन. ब्रैकेट में इसको लिखोगे एप्रोप्रिएट. क्या लिखोगे? एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. इसका मेन मोटो क्या होता है? एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. क्लियर? डिविडेंड डिसीजन का मतलब एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. सरप्लस फंड का मतलब प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें. 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. कौन लेता है डिसीजन? कौन करता है डिसीजन? फाइनेंस मैनेजर. कौन करता है डिसीजन? फाइनेंस मैनेजर करता है. फाइनेंस मैनेजर ये डिसीजन लेता है. क्लियर? ओके,
फाइनेंस मैनेजर डिसाइड हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। हाउ मच फाइनेंस मैनेजर क्या डिसीजन लेता है पहला, हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट, हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड पहला डिसीजन फाइनेंस मैनेजर क्या होता है, हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड एंड हाउ मच टू कीप असाइड। सेकेंड वन क्या है, हाउ मच टू कीप असाइड, हाउ मच टू कीप असाइड एज रिटेन अर्निंग, देखिए समझ आ गया आपको ये। अब हम चलते हैं इसके फैक्टर्स इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को। सो लेट्स स्टार्ट, ये आपको समझ आ गया। इसके बाद हम चलते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। फैक्टर इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ओके क्लियर। अब देखिए फर्स्ट फैक्टर विच इफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन इज अर्निंग। क्या मतलब है, अर्निंग। फर्स्ट डिसीजन विच इफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन इज अर्निंग। क्लियर। अगर कंपनी की अर्निंग अगर अच्छी होगी तभी तो कंपनी डिविडेंड दे पाएगी। अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी नहीं है, अर्न नहीं कर रही कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट नहीं है, तो वो डिविडेंड नहीं दे पाएगी। तो अर्निंग में लिखा है अगर कंपनी के पास, अर्निंग का मतलब अगर कंपनी के पास सरप्लस फंड है, ये सरप्लस कैश है, और कंपनी के पास सरप्लस कैश रखा है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, रेट ऑफ डिविडेंड पता करना है। डिविडेंड डिसीजन में रेट ऑफ डिविडेंड पता करना है, कितना रेट ऑफ डिविडेंड देगी, लो रेट ऑफ डिविडेंड देगी या हाई रेट ऑफ डिविडेंड देगी। अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी है तो क्या कंपनी क्या देगी, सरप्लस कैश भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो सीधा कि डिविडेंड जो होता है, वो कैसे डिसाइड होता है, डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग। डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट ईयर अर्निंग, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग, करंट एंड previous year, current and previous year earnings। ये क्लियर। डिविडेंड कहां से पे करा जाता है, पहले आ गया डिविडेंड कहां से पे करा जाता है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की अर्निंग। अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी है, मोर अर्निंग है, कंपनी की अर्निंग अच्छी है, मोर अर्निंग, कंपनी अर्न कर रही है अच्छा पैसा, तो वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड देगी, हाई रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। और कंपनी की अर्निंग अच्छी नहीं है तो लो रेट ऑफ डिविडेंड, क्लियर। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। सेकंड पॉइंट से स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब कंपनी की अर्निंग जो है स्टेबल है, सही चल रही है कंपनी, स्मूथ एंड स्टेबल अर्निंग। कंपनी की स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब कंपनी की स्मूथ और स्टेबल अर्निंग है।
स्टेबल मतलब हर ईयर सही अर्निंग हो जाती है कंपनी को, स्मूथ और स्टेबल अर्निंग है। स्मूथ और स्टेबल अर्निंग है तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड देगी, स्मूथ और स्टेबल अर्निंग है तो लो रेट ऑफ डिविडेंड देगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, कैश फ्लो। थर्ड पॉइंट इज कैश फ्लो, थर्ड पॉइंट इज कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन। क्लियर? कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? पैसे का फ्लो, मतलब कैसे का अंदर आना और जाना। ठीक है, अब डिविडेंड क्या हुआ? पेइंग डिविडेंड। अब जब हम डिविडेंड पे करते हैं, पेइंग ऑफ डिविडेंड, अगर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हमारा पैसा जा रहा है। पेइंग ऑफ डिविडेंड इज आउटफ्लो ऑफ कैश। ये आप बताओगे पहले, आउटफ्लो ऑफ कैश। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो, इसका मतलब अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो वो क्या है? आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश आपका बाहर जा रहा है। ठीक है, अगर कंपनी के पास सरप्लस कैश है, सरप्लस कैश है तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन, अगर कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन है अच्छी है, मतलब कंपनी के पास सरप्लस कैश है तो वो क्या देगी? हाई रेट ऑफ डिविडेंड देगी। अगर कंपनी की पोजीशन अच्छी है और सरप्लस कैश है कंपनी के पास तो वो क्या देगी? हाई रेट ऑफ डिविडेंड। अगर शॉर्टेज ऑफ कैश है, इसमें क्या है? शॉर्टेज ऑफ कैश, शॉर्टेज ऑफ कैश, कैश की कमी है तो लो रेट ऑफ डिविडेंड देगी। इसका जो मैं एरो ऊपर लगा रही हूं उसका मतलब है हाई रेट ऑफ डिविडेंड, और नीचे लगा रही हूं तो इसका मतलब है लो रेट ऑफ डिविडेंड। क्लियर? समझ आ गया बच्चा? फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए। फोर्थ पॉइंट विच इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये आपकी बुक में पेज नंबर 384 पे दे रखे हैं पॉइंट्स, 384 पे दे रखे हैं पॉइंट्स। ठीक है, इसे रीड भी कर लेना। क्लियर? अगर कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो क्लैरिफाई करना। ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। देखो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का मतलब है कोई कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मतलब फ्यूचर में उसके पास अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर में मेरे पास अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। ठीक है, जैसे कंपनी के पास फ्यूचर में ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है। अगर ग्रो करना चाहती है कंपनी तो मतलब कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा, कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा फ्यूचर में ज्यादा। अगर कंपनी को बाद में इन्वेस्टमेंट करनी है तो अब कंपनी को सेव करना पड़ेगा। अगर कंपनी अब सेव कर रही है तो लो रेट ऑफ डिविडेंड देना है। और फ्यूचर में देखो, अगर फ्यूचर में कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो कंपनी को अब करेंटली क्या करना पड़ेगा? पैसा रिटेन करना पड़ेगा। और कंपनी रिटेन ज्यादा करेगी तो डिविडेंड कैसे देगी? डिविडेंड कम देगी। समझ आया कि फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है का मतलब कंपनी को पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अगर कंपनी को बाद में पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, अब कंपनी क्या करेगी? रिटेन करेगी पैसा, रिटेन अब ज्यादा करेगी। अगर आप रिटेन ज्यादा करेगी तो रेट ऑफ डिविडेंड कम देगी। ये समझ आया? दूसरा क्वेश्चन इसी में देखो, अगर कंपनी के ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं है, कंपनी फ्यूचर में आगे ग्रो नहीं करना चाहती, तो ग्रो नहीं करना चाहती मतलब उसको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी फ्यूचर में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो उसको पैसा रिटेन क्यों करना है? तो रिटेन वो कम करेगी और डिविडेंड ज्यादा रहेगी, हाई रेट ऑफ डिविडेंड। दो केस बताए मैंने। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, मैं आगे फ्यूचर में ग्रो करना चाहती हूँ तो ग्रो करने का मतलब मैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा करूंगी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा करूंगी तो मुझे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी है तो मुझे अब रिटेन करना पड़ेगा, पैसा सेव करूंगी मैं। पैसा अगर अब सेव करूंगी तो मैं डिविडेंड कम लूंगी। ठीक है, अगर ग्रोथ का मतलब है अगर मेरी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आगे नहीं है तो मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो मुझे अब रिटेन भी नहीं करना। अगर मुझे अब रिटेन नहीं करना तो मैं क्या करूंगी? डिविडेंड ज्यादा दे दूंगी। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाइए, विच इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। फिफ्थ पॉइंट इज
ऑफ डिविडेंड, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। देखो अगर आप स्टेबल डिविडेंड दे रहे हो, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब हर साल सेम डिविडेंड देते हो, ठीक है, सेम डिविडेंड देते हो अगर हर साल, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इसको बोलते हैं। अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड देते हो तो आपकी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो बढ़ जाएगी, और जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर बोलते हैं जिनको, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा आपकी कंपनी में। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड से पता चला आपको क्या हुआ, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अगर कंपनी ने ली है तो क्या होगा, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनियां आप में इन्वेस्ट करना चाहेगी। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां आप में इन्वेस्ट, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और बिग कंपनीज, जो बिग फाइनेंशियल कंपनीज, बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी अर्निंग क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हमारी अर्निंग बढ़ेगी तो हमारा क्या बढ़ेगा, डिविडेंड बढ़ेगा। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब समझ आया। सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट क्या है, सिक्स्थ पॉइंट इज प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। सिक्स्थ पॉइंट इज प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। अगर हमारी कंपनी में प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर का मतलब है, अगर हमारी कंपनी में लार्ज नंबर ऑफ मिडिल क्लास और रिटायर्ड, मिडिल क्लास और रिटायर्ड शेयर होल्डर है, मिडिल क्लास और रिटायर्ड शेयर होल्डर है, तो आपको रेट ऑफ डिविडेंड कैसा देना पड़ेगा, हाई देना पड़ेगा। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। अगर आपकी कंपनी में यंग और वेल्दी शेयर होल्डर है तो आपको लो रेट ऑफ डिविडेंड देंगे आपको। ओके, दो केस बताए मैंने इसमें प्रेफरेंस में। अगर आपके रिटायर्ड और मिडिल क्लास शेयर होल्डर है, रिटायर्ड एंड मिडिल क्लास शेयर होल्डर है, रिटायर्ड और मिडिल क्लास शेयर होल्डर है, अगर आपके रिटायर्ड एंड मिडिल क्लास शेयर होल्डर है तो आपको रेट ऑफ डिविडेंड जो है, आपका रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड, अगर रिटेन ऑफ डिविडेंड ज्यादा लोगे तो मतलब रिटेन कम करोगे। ठीक है, दूसरा केस इसी में, अगर आपके यंग एंड वेल्दी शेयर होल्डर है, पैसे वाले वेल्दी शेयर होल्डर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ डिविडेंड कम दोगे और रिटेन ज्यादा करोगे। ये हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा, सिक्स्थ पॉइंट कंप्लीट। कम टू सेवंथ पॉइंट। ये सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं ना बच्चा? अगर फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, सेवंथ पॉइंट पे आइए। सेवंथ पॉइंट आपकी बुक में दे रखा है, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्टिंग। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्टिंग, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्टिंग, सेवन पॉइंट नीचे विजिबल है आपको? मैं ये रब कर देती हूं ऊपर वाले पॉइंट, सेवन पॉइंट लिखते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 385 पे, 385 पे, ठीक है।
करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा पेपर में अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, 6 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले डिविडेंड डिसीजन के बारे में थोड़ा सा समझा दोगे 1 लाइन का, उसके बाद कैश फ्लो, उसके बाद फ्लो चार्ट बना दोगे, उसके बाद फ्लो चार्ट बना दोगे, 6 पॉइंट लिखोगे। जैसे अब मैं 7 पॉइंट बता रही हूँ, जितने भी पॉइंट है मैं आपकी बुक में आपको समझा रही हूँ, ठीक है, बट आपको पेपर में 6 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिखना। क्लियर? फ्लो चार्ट बना दोगे, 6 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करके आना, ठीक है, पॉइंट्स को अच्छे से लिखना और उसको एक्सप्लेन करना। क्लियर? 7 पॉइंट पे आ जाएगी। सारे पॉइंट नहीं लिखने पेपर में, 60 पॉइंट लिखने, जो भी पॉइंट आपको इनमें से अच्छे से याद हो जाए वो आप लिखोगे पेपर में, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी अगर लॉन्ग टर्म लोन ले रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और लॉन्ग टर्म लोन ले रही है, जो लोन दे रहा है मतलब फाइनेंसर, ठीक है, जो लोन दे रहा है वो क्या करेगा, जो लोन दे रहा है वो क्या करेगा, वो कई रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, ठीक है, वो क्या करेगा, कई रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। किस चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगा देगा? ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। सो आप क्या हो जाएंगे, आप या कंपनी, आपका मतलब कंपनी जो है अबेंड हो जाएगी बाय दिस कांस्टेंट, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन समझ आ गया? इसमें ये बोला मैंने कि अगर कंपनी लॉन्ग टर्म लोन ले रही है, अगर कंपनी लॉन्ग टर्म लोन ले रही है फाइनेंसर से, तो फाइनेंसर क्या कर रहा है, फाइनेंसर जो है वो क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। रिस्ट्रिक्शन किसकी लगा रहा है? रिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स लगा रहा है, रिस्ट्रिक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड पे वो क्या लगा रहा है, डिविडेंड पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड पे वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। कंपनी हैव टू बी अबाइड बाय दिस कांस्टेंट, कंपनी हैव टू बी, कंपनी हैव टू बी company have to be bid by such constraint, bid by constraint, ठीक है। 8 पॉइंट देखिए, ये पॉइंट समझ आ रहे हैं ना? 8 पॉइंट पे आ जाइए। 8 point is access to capital market consideration, access to capital market consideration, access to capital market consideration, access to capital market consideration। अब देखो, जो भी कंपनी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जिससे हम लॉन्ग टर्म लोन रेज कर सकते हैं, ठीक है, और कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें जो पुराने एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं वो परचेज और सेल होते हैं। ये दो चीजें हमने कैपिटल मार्केट में पढ़ी है। जो कंपनी एसेस कर पाएगी कैपिटल मार्केट से एसेस कर पाएगी, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, मतलब वो कैपिटल रेज कर सकती है कैपिटल मार्केट से, ठीक है। अगर हम इजीली एसेस कर सकते हैं कैपिटल मार्केट को, अगर हम इजीली एसेस कर सकते हैं कैपिटल मार्केट को, तो हम मोर डिविडेंड दे सकते हैं,
कंपनी एसेस कर सकती है कैपिटल मार्केट, कंपनी एसेस कर सकती है कैपिटल मार्केट को, वो क्या कर सकती है, कैपिटल रेज कर सकती है उस मार्केट से, कैपिटल रेज कर सकती है। अगर वो कैपिटल रेज कर रही है इजीली, अगर उसको कैपिटल की नीड होगी तो मतलब उसको रिटेन करने की नीड नहीं है। अगर वो कैपिटल मार्केट पे एसेस कर सकती है तो उसको क्या करना है, रिटेन करने की नीड नहीं है। जब भी उसको कैपिटल की नीड होगी वो इस मार्केट से ले लेगी, ठीक है। तो वो रेट ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड होएगा वो दे सकती है ज्यादा। यहां तक क्लियर? और अगर वो कैपिटल मार्केट पे एसेस कर सकती है तो प्राइसेस जो होंगे उसकी सिक्योरिटीज के वो भी हाई होंगे, जो उसके प्राइसेस भी होंगे सिक्योरिटीज के वो भी अच्छे होंगे, हाई होंगे, ठीक है। अब जो कंपनी नॉट एसेस का मतलब जो कंपनी कैपिटल मार्केट तक एसेस नहीं कर सकती, तो वो कंपनी कैपिटल मार्केट से पैसा रेज नहीं कर सकती। कैपिटल मार्केट से नीचे लगाया का मतलब नॉट रेज्ड मनी, नॉट रेज्ड कैपिटल, वो कैपिटल नहीं उठा सकती। वो कैपिटल नहीं उठा सकती का मतलब उसको रिटेन ज्यादा करना पड़ेगा, तो वो रिटेन ज्यादा करेगी और डिविडेंड कम देगी, ठीक है। ये बात समझ आई? इजी है ना ये पॉइंट? तो अगर आप एक बुक में पढ़ रहे होगे आपको मुश्किल लग रहा होगा, है ना। इसके बाद 9 पॉइंट पे आइए, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या पॉइंट है? स्टॉक मार्केट रिएक्शन। 9th पॉइंट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अब पढ़िए स्टॉक मार्केट रिएक्शन होता क्या है? देखो, जो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है वो इंपैक्ट करती है स्टॉक मार्केट को, ठीक है। स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करती है। अगर इंक्रीज इन डिविडेंड इज टेकन, अगर जो डिविडेंड है इंपैक्ट करता है स्टॉक मार्केट। ये देख लो, पहले एक बार ये देखो, ये पॉइंट पढ़ो, जो डिविडेंड है वो इंपैक्ट करता है स्टॉक मार्केट। अगर हम डिविडेंड अच्छा दे रहे, अगर हर कंपनी डिविडेंड अच्छा दे रही है, ये बात देखना कि अगर हर कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है तो अच्छी न्यूज है मार्केट में, गुड न्यूज है मार्केट में, न्यूज अच्छी है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में न्यूज अच्छी है कि डिविडेंड अच्छा मिल रहा है। अगर डिविडेंड अच्छा मिल रहा है तो हर बंदा इन्वेस्ट करना चाहेगा अपना पैसा, हर बंदा इन्वेस्ट करना चाहेगा पैसा स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से प्राइसेस जो होंगे सिक्योरिटी के वो लेस होंगे, ठीक है। जिसकी वजह से प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज जो होंगे वो हाई होंगे। प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज कैसे होंगे? हाई होंगे, ठीक है। क्लियर? यहां तक समझ आया? अगर हम डिविडेंड कम दे रहे, अगर डिविडेंड कम दे रहे तो बैड न्यूज है, तो प्राइसेस जो होंगे सिक्योरिटीज के कम होंगे। अब आप सोच रहे हो ये क्या कंडीशन है, क्या समझा रही है? देखो, इसका मतलब है अगर सारी कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है, अब सब कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है और क्या हो रहा है, सब कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है तो अच्छी न्यूज है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, कि भाई जो स्टॉक मार्केट में अच्छी न्यूज है कि अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, तो हर पर्सन क्या चाहेगा कि भाई मैं मार्केट में ज्यादा जाके इन्वेस्ट करूं क्योंकि डिविडेंड तो बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर, ठीक है। पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा, जिसकी वजह से मेरा प्राइस जो है सिक्योरिटीज का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं डिविडेंड कम दे रही हूँ, डिक्रीज इन डिविडेंड, तो क्या कैसा इम्पैक्ट जाएगा? बैड इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट बोलो? गुड, यहाँ गुड इम्पैक्ट है, यहाँ गुड इम्पैक्ट है, गुड न्यूज है, यहाँ नेगेटिव न्यूज होगी, ये नेगेटिव इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पे। क्लियर? ओके।
आप एक बार रीड आउट करना, अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।